स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत इतिहास 100 क्वेश्चन कल मिला था, 100 आज अगला चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। रिवीजन क्लास है तो जल्दी जल्दी करना है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिसकी ऊपरी संरचना जो है कॉर्नवालिस ने की थी, सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था, यह भी सही है। विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया, यह गलत है। ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित करने का काम विलियम बेंटिक नहीं। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े, बाकी तीनों आप देख रहे हैं सही है। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित कब से माना जाता है, तो 23 जून 1757 से माना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। 23 जून 1757 से ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है, प्लासी के युद्ध से। उस समय भारत में जो गवर्नर था वो लॉर्ड क्लाइव था, तो आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, क्लाइव था। हालांकि पूरी तरह जो स्थापना मानी जाती है वो बक्सर के युद्ध 1764 के युद्ध से मानी जाती है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, यह पूछा है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो 1784 में हुई थी। अगर डेट पूछा जाए तो 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी, हालांकि 1784 याद रखिएगा, स्थापना हुई थी। तो 1784 में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, 1772 में वारेन हेस्टिंग आया था, 84 तक रहा था। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के साथ 1774 में जो है वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, जबकि 72 से 74 जो है वो क्या था, गवर्नर था। उसी के समय में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। बी आंसर बिल्कुल सही है, वारेन हेस्टिंग आप लगा दीजिएगा। आगे चले, कोई दिक्कत है इसमें। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति बढ़िया प्रश्न है, खूब पूछा जाता है, ध्यान रखना। जो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति है ये किससे संबंधित है, पहले तो ये समझ लीजिए, फिर हम देखेंगे किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है इसका मतलब होता है ब्रिटिश क्षेत्रों की सुरक्षा करना, बाकी लोगों को मतलब किसी तरह मना लेना, उनकी सुरक्षा का वादा करके और अपने क्षेत्र की सुरक्षा करना, ये मेन काम था। ये किसके समय में हुआ, ये भी वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ। 1772 से 1784 तक भारत में रहा था ये। इसके बाद कॉर्नवालिस आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रिंग फेस की नीति संबंधित है। अगला प्रश्न है, रिंग फेस की नीति। रिंग फेस की नीति सुरक्षा प्रकोष्ठ ही है, तो वारेन हेस्टिंग से संबंधित था, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर वारेन हेस्टिंग आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। 1772 से 1784 वारेन हेस्टिंग भारत में रहा था। जो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली थी इसकी शुरुआत 1765 में हुई, ठीक है। वारेन हेस्टिंग लिखा है 1772 से 84 तक रहा था, यह ध्यान रखिएगा। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया। और जो ये द्वैध शासन है इसके जनक का नाम भी देख लीजिए, लियोनस कार्टिस था। लियोनस कार्टिस जो है द्वैध शासन के जनक थे, ये ध्यान रखिएगा आप। 1765 में क्लाइव के द्वारा शुरू की गई थी। 1765 में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा, क्लाइव के द्वारा शुरू की गई। समाप्त किसके द्वारा की गई, तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को 1772 में समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 1772 में किसके द्वारा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया गया, यह ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई, प्रश्न यह है। देखिए भारत में इसके पहले भी हम बता चुके हैं, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई और खत्म किसके द्वारा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त की गई। क्लाइव जब पहले आया था, पहली बार बन के आया था, तो 1757 से 60 तक था, उसके बाद गया और उसके बाद दोबारा भारत में वापस आया, 1765 से 1767 तक रहा। इसी कार्यकाल में उसने है बंगाल में द्विशासन प्रणाली या द्वैध शासन की शुरुआत करी है।
किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? महाभियोग का मुकदमा वारेन हेस्टिंग पर चलाया गया था। कारण यह था कि वारेन हेस्टिंग जो है, कहा जाता है कि वारेन हेस्टिंग जो है एक अन्यायपूर्ण निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग चलाया गया था। जो महाभियोग चलाया गया था वो 1788 में शुरू हुआ था, 1794 तक चला था। 1788 से 1794-95 तक कह लीजिए, 1794-95 तक चलता रहा। बाद में उसको खत्म कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, 200 से मुक्त कर दिया गया आप कह सकते हैं। तो वारेन हेस्टिंग भारत में आया था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनने वाला था। ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। कब बना था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में बना था ये, ठीक है। आया 1772 में गवर्नर के रूप में, बाद में गवर्नर जनरल बन गया ये, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्योंकि रिवीजन क्लास है, जल्दी जल्दी करना है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की है? प्रश्न बढ़िया है, ध्यान रखिएगा। पीसीएस के, यूपी पीसीएस शायद 1991 का प्रश्न है, खूब पूछा जाता है, ये अभी भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे फौजदारी है, दीवानी है, ये न्यायालय जो थे इसको श्रेणीबद्ध करने का काम जो किया है वो किसने किया है पूछा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया है। तो न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की है। ये 1786 से 93 तक रहा था और इसने कॉर्नवालिस कोर्ट की स्थापना की थी, ठीक है। कॉर्नवालिस संहिता उसको बोलते हैं। 1793 में कॉर्नवालिस संहिता आई थी। 1793 में क्या आई थी? कॉर्नवालिस संहिता। इसी के तहत जो है कॉर्नवालिस संहिता, इसी के तहत जो है सभी जो न्यायिक संगठन थे उनकी स्थापना या संगठित किया, ये आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रशंसविदाबद्ध सिविल सेवा यानी कन्वेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया और भारतीय सिविल सेवा के नाम से बाद में जाना गया? किसने किया, ये प्रश्न है। तो करने वाला वो था कॉर्नवालिस, जो 86 से 93 तक भारत में रहा था, यह ध्यान रखिएगा। प्रशंसविदाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया, यह आपको ध्यान रखना है। लोक सेवा का सृजन किसने किया? कॉर्नवालिस ने किया। सीधे शब्दों में समझ लीजिए, शब्दों पे मत जाइएगा। कॉर्नवालिस को प्रशासन को पुनर्गठित करने का काम किया था। बाद में इसने जितने राजस्व बोर्ड थे उस सबको भंग कर दिया, नए नियम बनाए, इसी के तहत इसने सिविल सेवा, लोक सेवा का सृजन किया है भारत में, ठीक है, याद रहेगा। अगला चले, कॉर्नवालिस की समाधि कहां स्थित है? कॉर्नवालिस जो है सबसे पहले जब आया था तो 1786 से 93 तक भारत में रहा था। 1786 से 93 रहा था। एक बार ये दोबारा भारत में आया, जुलाई 1805 में आया था। ये जुलाई 1805 में आया था और ये रहा था अगस्त 1805 में, जब इसकी मृत्यु हो गई तब तक। इसकी मृत्यु यहां पे हो गई 1805 में, तब तक ये बंगाल का गवर्नर दोबारा रहा था। और इसकी समाधि कहां पर स्थित है, कब्र कहां स्थित है? तो गाजीपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कहां पर स्थित है? गाजीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, लॉर्ड बेलीजली द्वारा लागू सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन लागू नहीं होता? पेपर जब आप देने जाइएगा तो नहीं को जरूर ध्यान में रखिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा। नहीं को बहुत तरीके अच्छे से ध्यान रखना है, आपको यह ध्यान रखना है। लॉर्ड बेलीजली का जो कार्यकाल है वो 1798 से 1805 तक है। उसके बाद वही कॉर्नवालिस दोबारा आया था, 1805 तक इसका कार्यकाल रहा है, 1798 से 1805। सहायक संधि प्रणाली को लागू इसने ही किया है, यह आपको ध्यान रखना है। सहायक संधि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन लागू नहीं होता? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना रखना बिल्कुल लागू होता है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, तो कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, यह सहायक संधि प्रणाली के तहत कथन लागू नहीं होता है। अच्छा, सहायक संधि प्रणाली जो शुरू की गई थी उसमें सबसे पहले जो सहायक संधि प्रणाली स्वीकार किया वो राज्य हैदराबाद था। इसने 1798 में स्वीकार कर लिया, 1798 से। उसके बाद स्वीकार किया मैसूर ने 1799 में स्वीकार किया, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैसूर के साथ तंजौर ने भी स्वीकार कर लिया था। कब? 1799 में तंजौर मैसूर दोनों ने कर लिया था। अवध ने 1801 में सहायक संधि प्रणाली स्वीकार करी थी, 1801 ध्यान रखना है। उसके बाद पेशवा ने करी थी 1802 में, पेशवा ने 1802 में सहायक संधि स्वीकार करी। उसके बाद भोंसले ने स्वीकार करी 1803 में। और लास्ट में कौन बचा फिर? सिंधिया ने कब स्वीकार किया? तो
4 में सहायक संधि प्रणाली स्वीकार करी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक बात यहीं पे और थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए आप। चलिए यहां पे आपको लिख के बता देते हैं, जगह कम है इसलिए। एक और आई थी डलहौजी की राज्य हड़प नीति। डलहौजी की राज्य हड़प नीति के तहत आप देखेंगे, ये हड़प नीति भी यहीं पे बता दे रहा है, ये सहायक संधि है, वो राज्य हड़प की नीति है। कई आधार बनाए गए थे, उस आधार पर राज्य को हड़प लिया जाता था। हड़प नीति के तहत जो था वो सबसे पहले हड़प किया गया था सतारा का 1848 में। 1848 से 56 तक डलहौजी रहा था, तो सतारा को 1848 में हड़प किया गया था। अच्छा, और कोई कई बता दे रहे हैं, लिखने की जगह नहीं है तो आपको बता देते हैं। जैसे जैतपुर है, संभलपुर है, बुंदेलखंड है, उड़ीसा है, ये सब 1849 में जो है वो राज्य हड़प नीति के तहत डलहौजी के उन पर राज्य हड़प नीति लागू हुई थी। बघाट जो है 1950 है। उदयपुर को भी 1852 में शामिल कर लिया गया राज्य हड़प नीति के तहत। झांसी को 53 में, नागपुर को 54 में, अवध को 56 में। झांसी 53 में राज्य हड़प नीति के तहत लागू हुआ, लेकिन कहीं कहीं जो है 54 दिया है, तो आप देख लीजिएगा, वैसे 53 ज्यादा सही है। नागपुर 54 में है, अवध का विलय 56 में हुआ राज्य हड़प नीति के तहत। तो ये दोनों अलग चीज है, ये सहायक संधि प्रणाली है, ये राज्य हड़प नीति है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? मराठा सरदार पहला पूछा है तो कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय था। कैसे था ये समझ लीजिए। एक दौलत राव थे, दौलत राव, और दौलत राव सिंधिया करके थे, और जसवंत होलकर थे। दोनों में लड़ाई चल रही थी, इसलिए चल रही थी कि पुणे में किसका वर्चस्व होना चाहिए। इसके लिए दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर के बीच युद्ध चलता रहता था कि कौन अपना पुणे में वर्चस्व स्थापित करे। बाद में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जसवंत होलकर के बेटे को मार दिया, गलती से मार दिया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से जो है पेशवा बाजीराव के पीछे जसवंत होलकर पड़ गया। पुत्र को नहीं, भाई को मारा था। जसवंत होलकर के भाई को पेशवा बाजीराव द्वितीय ने मार दिया, जिससे जसवंत होलकर जो है बाजीराव के पीछे पड़ा। फलस्वरूप बाजीराव को भागना पड़ा। बाजीराव पर आक्रमण किया जसवंत होलकर ने, और बाजीराव को भागना पड़ा और बसीन में जाकर शरण लेनी पड़ी। बसीन में शरण लेने के साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय ने एक संधि की, जिसको बसीन की संधि के नाम से बोलते हैं। बसीन की संधि बोलते हैं। ये जो संधि हुई थी 1802 में हुई थी। 1802 में कब हुई थी अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए तो 31 दिसंबर 1802 को हुई थी। इसी संधि के तहत सहायक संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने स्वीकार किया था। मेन कहानी ये है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक पूछा है। यहां पे ध्यान रखिएगा, जब शासक पूछ रहा है तो उस हिसाब से आंसर लगाना है। तो इसमें अवध का नवाब जो है सहायक संधि, चूंकि जो सहायक संधि है वो बहुत पहले से चली आ रही है, बेलेजली ने उसको मतलब लागू करवाया है बड़े क्षेत्र पर, इसलिए सहायक संधि बेलेजली का नाम जोड़ा जाता है। बाकी जैसे अवध जो है 1765 के तहत बहुत पहले सहायक संधि में आ गया था, इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी, तो ये सब जो है क्लाइव ने करवा दिया था। बाद में उसको इंप्लीमेंट करने का काम बेलेजली ने करा है। तो प्रश्न जो पूछा है स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, तो अवध का नवाब था, ये ध्यान रखना है। बाद में बेलेजली ने उसका विस्तार किया है, ये आप कह सकते हैं। अगर पूछा जाए पहला राज्य, तो आप बताएंगे हैदराबाद ने पहली बार जो है पहला राज्य कौन था, तो हैदराबाद था। शासक पूछा है तब आपको अवध का नवाब बताना होगा, क्योंकि 1765 वाला। हैदराबाद वाला 1798 है, क्योंकि बेलेजली ने किया है। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? सहायक संधि क्रियान्वित किसके काल में हुई? सीधा सा प्रश्न है। तो बेलेजली के काल में। ये 1798 से 1805 तक रहा था और सहायक संधि प्रणाली को लागू करी। हमने राज्य आपको पहले ही बता दिए हैं। सब भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसके प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात हुआ? इसमें भी कुछ नहीं है, बेलेजली के कार्यकाल में हुआ है, तो फटाफट आंसर लगा दीजिए। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि स्वीकार करने का मेन उद्देश्य पूछ रहा है। अगर मेन उद्देश्य पूछेगा तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना मेन उद्देश्य था और कुछ नहीं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। सहायक संधि 1798 से शुरू हुई थी, बेलेजली के समय से।
बेले जली, तो ये गलत हो जाएगा। यहां पे आंसर आपका ये हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी, सभी ब्रिटिश जनों के लिए खोल दिया आप कह सकते हैं। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए व्यापार का खोला गया 1813 में, ब्रिटिश जनों के लिए 13 में खोला गया, चाय और चीन को छोड़कर, इसमें चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर सभी व्यापार खोले गए, जबकि 1833 में चाय और चीन का व्यापार भी सभी ब्रिटिश जनों के लिए खोल दिया गया, आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे आए। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशाही हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से कौन सा एक भारत में पताका फहराए रखी? बढ़िया प्रश्न है। पताका फहराए रखी वो था वही सहायक संधि वाला, कौन? बेले जली था। उस समय बेले जली ही था जिसने भारत में पताका फहराए रखी थी। बेले जली 98 में बनकर आया था, हालांकि भारत के निकलने का उसका कार्यकाल 97 है, भारत में गवर्नर जनरल बना 98 में। ठीक है, आगे चलिए। जो सहायक संधि और राज्य हड़प नीति से कम थोड़ी है, उसमें भी चालाकी अंग्रेज करते ही थे ना, तो राज्य हड़प नीति जैसा ही समझ लो एक हिसाब से। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ वह है, आंग्ल नेपाल युद्ध 2 हुए शायद, 1814 से 16 पहला हुआ था, 1814 से 1816 के बीच जो कार्य हुआ, ये 1814 का जो काल है अगर आप देखेंगे तो 1813 से 23 तक कौन रहा है? हेस्टिंग। 1813 से 23 तक रहा है हेस्टिंग, तो उत्तर तो यही हो जाएगा, हेस्टिंग के काल में हुआ था, क्योंकि 13 से 23 तक रहा था। बाद में ये जो है सुगौली की संधि होने से समाप्त हो गया। सुगौली की संधि 1815 में हुई थी, 15 या 16 में हुई है सुगौली की संधि, उसी के साथ समाप्त हो गया। सुगौली की संधि कब हुई है तो आप उत्तर लगाएंगे, आंग्ल नेपाल युद्ध के कारण हुआ, हेस्टिंग था उस समय, 1815 में सुगौली की संधि हुई है। इसमें कुछ आपको देखना नहीं है, आगे चलना चाहिए हमको। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, क्या बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था? पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है, तो हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध का नेतृत्व करता था। लास्ट लॉर्ड हेस्टिंग 13 से 23 तक रहा था, 23 तक। आंग्ल नेपाल युद्ध इसी के समय में हुआ। लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध गलत है, जो कार्नवालिस के समय में नहीं हुआ था, ये 1786 से 93 तक भारत में रहा था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कार्नवालिस के समय में नहीं हुआ। आंग्ल मराठा जो युद्ध है वो हुआ था 1817 से 1818 के बीच, 1817 से 1818 के बीच। और इस समय आप देखेंगे 1813 से 23 कौन रहा था? हेस्टिंग रहा था। 1813 से 23 हेस्टिंग था, तो हेस्टिंग के काल में हुआ था, ना कि कार्नवालिस के काल में, तो उत्तर हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? फिर वही प्रश्न आ गया, 1817 से 18 के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है, और जो हेस्टिंग है 1813 से 23 तक रहा है, तो उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग, कोई दिक्कत नहीं। कौन हो जाएगा? लॉर्ड हेस्टिंग या हेस्टिंग आप कह लीजिए। अगला प्रश्न है, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? टॉमस मुनरो जो है मद्रास के गवर्नर कब रहे ये पूछ रहा है। टॉमस मुनरो जो है मद्रास का गवर्नर जो रहा है वो 20 से 27 के बीच रहा है, और ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, राजस्व प्रणाली वगैरह लागू करने का या राजस्व प्रणाली का जन्मदाता टॉमस मुनरो को माना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल देख लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में बंगाल के गवर्नर जनरल में कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? फिर से वही प्रश्न है, तो आपको क्या लगाना है, आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, कौन संबंधित हो जाएगा? आंग्ल मैसूर युद्ध पूछ रहा है। आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो क्या हुआ था कि 1800, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित पूछा है ना। आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था वो काल था उसका 1792 से 93, 1792 से 93, 1792-93 में हुआ था। 90 से 92 हुआ था, 90 से 92 हुआ था, 1790 से 92 हुआ था। इस समय कौन था? कार्नवालिस था, तो उत्तर तो कार्नवालिस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कार्नवालिस था। ठीक है, अच्छा इसके पहले प्रश्न एक छूटा है,
ये भी कर लेते हैं, ये देखिए छूटा है, पीछे आ गए हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, पीछे प्रश्न करके कर ले रहे हैं। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल राज्य के प्रशासन को ले लिया था? किस गवर्नर जनरल ने राज्य को प्रशासन के आधार पर ले लिया? विलियम बेंटिक ने कुछ ऐसे काम किए थे, जैसे विलियम बेंटिक ने क्या किया, 1831 में मैसूर को, 1831 में मैसूर को, 1834 में कुर्ग कछार को जो है अपनी रियासत में मिला लिया था। कथित रूप से वहां पे अर्थव्यवस्था जो थी ठीक नहीं, तो वहां अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। कारण यह था कुशासन के आधार पर उसको मिला लिया था अर्थव्यवस्था के चक्कर में, ताकि लाभ हो अंग्रेजों को। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ठगों के दमन में निम्नलिखित में कौन संबद्ध था? ठगों का दमन किसके समय में हुआ? प्रश्न ये है। प्रश्न नंबर 28 तक हम लोग पहुंच गए हैं। पीछे का एक प्रश्न हमने दोबारा कराया है क्योंकि वो छूट गया था, छुप गया था, इसलिए छूट गया था। विलियम बेंटिक ठगों के दमन से संबंधित है। विलियम बेंटिक संबंधित है। विलियम बेंटिक का कालखंड आप देखेंगे 1828 से लेकर 35 तक है। भारत का, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति है। विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का अंत किया था। इसके लिए उसने कैप्टन स्लीमैन को नियुक्त किया था और कैप्टन स्लीमैन ने क्या किया? ठगों का अंत करने का काम किया और उसी से संबंध है। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? प्रश्न बढ़िया है। सती प्रथा पर भी पाबंदी लगाने का काम किसने किया है? तो विलियम बेंटिक ने किया है। 1829 में किया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से भी किया गया, लेकिन अंग्रेजों के समय इतिहास लिखा गया है तो विलियम बेंटिक वगैरह का नाम ज्यादा दिया जाएगा। 1829 में एक अधिनियम पारित किया गया, 1829 में नियम पारित किया गया, 17 नियम 17 के तहत जो है सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। बाद में 1830 में हर जगह लागू किया जाने लगा। बाद में लास्ट में चलकर 10 सालों बाद पूरी तरह इसकी समाप्ति दोबारा होगी। आगे प्रश्न आएगा इसलिए नहीं बताना है। प्रश्न नंबर 30, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किसने किया था? तो प्रश्न वही है, विलियम बेंटिक 1828 से 35 तक रहा भारत में संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति है। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की थी? प्रश्न ये आ गया। इसमें क्या लगाना है आपको? 29 लगा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। फटाफट चलिए। इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक लगाया गया? दासों के निर्यात को रोक लगाया गया। कब लगाया गया है? इसकी घोषणा 1789 में की गई थी। 1789 में दास प्रथा, दासों के निर्यात पर रोक लगाई गई थी। कब? बंगाल में, खासकर बंगाल में दासों के निर्यात पर 1789 में रोक लगाई गई। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अंग्रेजी राज्य में विलय, अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस नीति के तहत हुआ था? डलहौजी द्वारा अंग्रेजी राज्य अवध का जो विलय किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, 1856 में अवध का विलय किया गया। ठीक है, 1856 में कुप्रशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ तो ये आप 1856 लगा ही देंगे, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। 1856 ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया, कई बार पूछा जा सकता है, अभी आगे पूछा जाएगा। अगला है, देखिए, विलय का सिद्धांत, निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए, काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। यह प्रश्न शायद बीओ का है, बीओ जो 2019 में पेपर हुआ था उसमें पूछा गया और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है आपको। सतारा का विलय हमने पहले भी बताया है। सतारा का विलय जो हुआ था वो कब किया गया था? 1848 में। और झांसी का विलय हुआ था 1853 में। बघाट का विलय हुआ था 50 में। उदयपुर का 1852 में। उदयपुर 1852 में हुआ था। झांसी का 53 में हुआ है। यही तो क्रम बनेगा। क्या बनेगा देखते हैं। सतारा 48, उसके बाद 50 बघाट है, फिर झांसी है, फिर उदयपुर है। 1 3 सी आंसर बन रहा है, सी आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे ये प्रश्न अधोलिखित युग में सुमेलित है। इसमें आप देखेंगे सतारा का जो विलय है वो 48 में है। पंजाब का विलय पूछ रहा है, पंजाब का विलय जो किया गया 49 में किया गया। अवध का विलय आंसर आपका सुमेलित है, सही है। झांसी का 53 में किया गया। तो ये याद कर लीजिएगा, विलय बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा।
निम्नलिखित में किसने विलय की नीति नियोजित और क्रियान्वित की? विलय की नीति किसने की है, ये ध्यान रखना है। तो ये काम किया था डलहौजी ने, राज्य हड़प नीति डलहौजी है, ये सहयोग वाली नीति नहीं है। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में किस एक का शासक हटा दिया गया? कुशासन का बहाना लेकर पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? अवध हो जाएगा, पहले भी आप देख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। भारत में ब्रिटिश शासक के दौरान राजसी राज्यों का विलय पर क्रम पर विचार कीजिए। विचार करना है, इसमें कुछ है नहीं, आप कई बार देख चुके हैं, अगर मैं छोड़ भी दूं तो आप कर लेंगे, ठीक है। क्या क्रम बनना चाहिए देख लीजिए। सबसे पहले झांसी है 53 में है, संबलपुर 49 में है, सतारा 48 में है, तो 3, 2, 1 उत्तर बन रहा है, सी आंसर हो जाएगा। जेम्स एंड्रयू रैमजे के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? जेम्स एंड्रू रैमजे किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो लॉर्ड डलहौजी का नाम था, यह 48 में आया था, 56 में गया था और राज्य हड़प जैसी नीति, कुख्यात नीति देकर गया था। अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय कब हुई? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है और हमेशा कंफ्यूजन रहता है। अंग्रेजों द्वारा सिंध की जो विजय हुई थी 1843 में जो है सिंध पर विजय, अंग्रेजों ने सिंध पर विजय 1843 में की थी और पूर्ण रूप से जो है 1843 में सिंध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। 1843 का कार्यकाल जब आप देखेंगे तो इसमें जो 1842 से लेकर 1844 तक रहा है एलन बरो, तो उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा सिंध का विलय एलन बरो के काल में किया गया। सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया है? तो फिर से वही आ गया 1843, आप इसको लगा ही देंगे, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। बस एक चीज याद रखिएगा, कालखंड किसका था? तो एलन बरो का था। एलन बरो का जो कालखंड है वो 1842 से 44 तक रहा है। सिक्किम का भारत में विलय किया गया, सिक्किम का भारत में विलय किया गया, ये प्रश्न है किसके द्वारा किया गया है? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया है ये विलय सिक्किम का, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। उसने कुछ व्यवहार के आधार पर सिक्किम का विलय कर लिया था कि वहां के व्यवहार के आधार पर किया था, यह ध्यान रखना है। 44 नंबर प्रश्न आ गया है, देखते हैं क्या उत्तर होता है। निम्नलिखित में कौन सा अवध ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? मतलब 56 में कौन था? 56 में जेम्स आउटरम था, जेम्स आउटरम था। 56 के बाद 1857 की जो क्रांति होगी उस समय अवध का रेजिमेंट जो हो जाएगा हेनरी लॉरेंस हो जाएगा, हेनरी लॉरेंस आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। हेनरी लॉरेंस ब्रिटिश रेजिमेंट था जिस समय अवध का विलय 1857 की क्रांति अवध में हुई। जब अवध का विलय हुआ 1856 में, उस समय जेम्स आउटरम था। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? इसको भी बताना पड़े तो बेकार है। 1853 में बंबई और थाने के बीच चली थी। भारत में पहली रेल लाइन कब शुरू की गई? तो 1853 में, ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? प्रश्न ये है, किस कंपनी ने रेल यात्रा की भारत में शुरुआत करी है? तो वो है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे है। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ? अंतिम प्रमुख विस्तार पूछा है कि अंतिम प्रमुख विस्तार कब किया गया? तो वो हुआ है डफरिन के समय में, डफरिन के समय में ना। ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का अगर अंतिम प्रमुख विस्तार देखेंगे तो डफरिन के समय, ठीक है, डफरिन के समय। अगला, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD इसको बोलते हैं, किसने किया था? और देखिए 45 से 55 के दौरान दिया है, तो लॉर्ड डलहौजी 48 से 56 तक रहा था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ? यह प्रश्न बढ़िया है, ध्यान रखिएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पहली बात तो जान लीजिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उनके प्रयासों से पारित हुआ था। अगर इसके पारित कब हुआ था अगर आपको देखना है तो यह हुआ था 1856 में। 1856 में जब हुआ था उस समय भारत में कैनिंग आ गया था। 56 से लेकर 61 तक भारत में कैनिंग रहा है और इसी का शासनकाल था। उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। डलहौजी जा चुका था, कैनिंग आ चुका था, यह ध्यान रखना, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 है,
56 किसके का शासनकाल में? कैनिंग के शासनकाल में एक नियम बनाया गया, कोई 15 नियम करके, नियम 15 करके, उसी के तहत किया गया। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में कौन पढ़कर सुनाया था? तो जो रहा होगा वही तो सुनाएगा। 1856 से 61 तक तो यही रहे हैं, तो लॉर्ड कैनिंग ही उत्तर हो जाएगा, उन्होंने पढ़ के सुनाया था, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? पहला वायसराय कौन भारत में बन के आया? ये प्रश्न बढ़िया है। तो वायसराय कौन बन के आया? कैनिंग। 1856 से 61 तक भारत में रहा। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने कहां पर सुनाया था? इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, इसमें भी कुछ नहीं है। अगली, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार पुनः स्थापित किया गया। गोद लेने का अधिकार पुनः स्थापित किया गया था कि गोद आप ले सकते हैं 1858 के सामग्री की घोषणा पत्र से। दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अपने पुत्र के स्थान पर पुनः स्थापित कब किया गया? 1858 की साम्राज्ञी घोषणा की घोषणा के अनुसार किया गया। देखिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया? इसके लिए एक अधिनियम आया था, राजसी अधिनियम, रॉयल टाइटल एक्ट, जो 1876 में पारित किया गया था। कब? 1876 में पारित किया गया था। इसी के बाद 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार आयोजित किया गया और 1877 के दिल्ली दरबार के तहत ही महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877, जरूर याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? दास प्रथा को पहले भी बता चुके हैं, किसके समय में समाप्त हुआ? एलन बरो के समय में, कोई दिक्कत नहीं है। एलन बरो के समय में दास प्रथा का अंत हुआ था, ये आप पहले भी देख चुके हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ था। कहाँ गया? 1843 में, उस समय एलन बरो था। 1842 से 44 तक एलन बरो था। निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, पूछ रहा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त सुमेलित है, यही सही है। बेलेजली चतुराई पूर्ण निष्क्रियता गलत है। ठीक। डलहौजी सहायक संधि, जबकि बेलेजली की सहायक संधि है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो सब इसमें अलग अलग है ना। जो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता है, ये जॉन लॉरेंस के समय में हुई थी। लॉरेंस के समय में हुई थी। जॉन लॉरेंस उस समय था। कुशल आक्रमणीयता भी बोलते हैं। जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है, ये डफरिन के समय में हुई है। डफरिन के समय में हुई थी, ध्यान रखिएगा, और 80 से 84 तक था। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, बेलेजली सहायक संधि, डलहौजी व्यवगत नीति, लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, वही ना क्या? लॉरेंस के समय में, लॉरेंस के समय में। बाकी सभी सुमेलित हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त किसके शासन काल में जो है स्थायी बंदोबस्त है? अभी आप करते आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 86 से 93 तक कॉर्नवालिस था, उसी ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करी थी। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, बिल्कुल सही है, एकदम महासही है, बोल सकते हैं। बेलेजली सहायक संधि सही है। लॉर्ड हेस्टिंग, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1803 से 5 तक था। तो हेस्टिंग का काल तो 13 से 23 था, तो था नहीं। उस समय कौन रहा होगा? बेलेजली रहा होगा। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन था? बेलेजली था। बाकी विलियम बेंटिक 1829 17वां रेगुलेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सुमेलित है। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? पेशवाई को अंग्रेजों द्वारा कब समाप्त किया गया? यह प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है और गलती भी लोग करते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 में। हेस्टिंग जो कब से कब तक था? 1813 से 23 तक था। इसी ने 1818 में पेशवाई को समाप्त किया था। निम्नलिखित में किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की वार्ता की थी? अधीनस्थ संधि की वार्ता के लिए जिसको भेजा गया था उसका नाम था चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, 1817-18 में, बाद में 23 में ये भी गवर्नर जनरल बना। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता यही कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अगला पूछ लिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, सरल प्रश्न है। अगर आपने 1-2 ऊपर के 10-20 प्रश्न सही से पढ़ लिए तो फटाफट आप कर लेंगे।
बेलेजली सहायक संधि सही है, हेस्टिंग में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था पहले भी बता चुके हैं 14 से 16 के बीच हुआ था, बाद में सुगौली की संधि से ये समाप्त हुआ था। ये जो आंग्ल 14-16 आप देख रहे हैं इसके समय कौन रहा होगा, वही रहा होगा हेस्टिंग 13 से 23, हेस्टिंग्स रहा होगा, तो जानशोर इसमें नहीं थे। गलत हो जाएगा, मतलब आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, लगा दे नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है, सही सुमेलित है। लॉर्ड एलनबरो के समय में अवध का विलीनीकरण हुआ, पूछ रहा है। लॉर्ड एलनबरो कौन एक सही सुमेलित है, पूछ रहा है। अवध का विलीनीकरण तो 56 में हुआ, तो एलनबरो से क्या मतलब। डलहौजी सिंध विलीनीकरण डलहौजी के समय नहीं बल्कि जो है एलनबरो के समय 1843 में सिंध का विलीनीकरण किया गया था। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध बेलेजली बोल रहा है, ये सही है, क्योंकि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, वो बेलोजली 98 में आया। 1799 से 1805 तक बेलेजली रहा है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में हुआ है, हेस्टिंग था, हेस्टिंग था ना कि जानशोर था, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर हो गया प्रश्न। 65 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। ध्यान से देखिए कौन सा। डलहौजी अवध का विलीनीकरण बिल्कुल सही है। डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना सही है। विलियम बेंटिक 1833 चार्टर एक्ट पारित हुआ। प्रथम आंग्ल अफगान का युद्ध प्रारंभ होना पूछ रहा है। प्रथम आंग्ल अफगान जो युद्ध हुआ था वो 1839 से 42 के मध्य हुआ था। 1839 से 42 हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल जो भारत के थे वो ऑकलैंड थे। कौन थे? ऑकलैंड थे, ना कि लॉर्ड लिटन थे। लॉर्ड लिटन का जो कालखंड है वो शायद 80 से 76 से 80 है, देख लीजिए एक बार, 76 से 80 है शायद, 1776 से 80 तक है, ये 1876 से 80 तक है। एक बार देख लीजिएगा, गड़बड़ हो गया तो गलती मत कहिएगा, एक बार आप देख लीजिएगा। कभी कभी जब वीडियो आप बना रहे हो हर चीज़ों पे दिमाग रहता है तो इधर उधर हो जाता है, और बाकी ऐसे तो नॉर्मली सब याद है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की योजना से कौन जुड़ा हुआ है, पहले भी बता चुके हैं, जॉन लॉरेंस जुड़ा हुआ है। जॉन लॉरेंस जो है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता से जुड़ा हुआ है या अकुशल आक्रमणता से जुड़ा हुआ है। भारत में अंग्रेजों के समय पहली जो जनगणना हुई थी कब हुई थी, बड़ा बढ़िया प्रश्न है, खूब पूछा जाता है। लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1872 में। भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा गया, 3 बार प्रश्न पूछा गया है। लेकिन नियमित जो जनगणना शुरू हुई वो रिपन के समय में हुई 1881 में। नियमित जनगणना रिपन के समय में 1881 में। जनगणना पहली पूछी जाए तो 1872 मेयो के समय में हुई है। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ, जब एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई? कौन था जो टहलने घूमने गया था, भ्रमण पे था, उसकी हत्या हुई थी? तो लॉर्ड मेयो था। टहलने गया था, भ्रमण पे गया था। लॉर्ड मेयो का शासनकाल 69 से 72 तक था। ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह टहलने के लिए गया था, इसकी हत्या कर दी गई। इसकी हत्या, कैदी का नाम कुछ याद आ रहा है, भूल गए फिर से कैदी का नाम, कोई लाल कलर के था, तो एक बार आप देख लीजिएगा, कोई लाल करके था, उसने इसकी हत्या करी थी। बहरहाल देख लीजिएगा, उत्तर सही आपका सी है। किस वायसराय की हत्या, अच्छा आप लोग ये सर्च करके बता दीजिए कि मेयो की हत्या किसने करी थी, कौन सा कैदी का नाम क्या था। कैदी का नाम आपको बताना है, बता सकते हैं तो बताइएगा कि कैदी का नाम क्या था। नहीं, लाल नहीं, कैदी का नाम था दंडित अपराधी जो था, उसका नाम था शेर अली। शेर अली नाम था। क्या नाम था, याद आ गया बहरहाल, शेर अली। तब तक आप लोग कमेंट कर लेंगे जब तक हम बता रहे हैं दोबारा। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो की शेर अली ने कर दी थी। 1872 में भ्रमण पर गया था अंडमान निकोबार, वहां पे एक अपराधी ने करी। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? अग्र फॉरवर्ड नीति का गठन लिटन के समय में हुआ था, ध्यान रखिएगा। लिटन वो गवर्नर जनरल था जो उसका अनुसरण कर रहा था। ठीक है, लिटन का कार्यकाल जो है 1876 से 80 है, ये भी ध्यान रखना है आपको। 76 से 80 इसका कालखंड है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति, अच्छा अगर यहाँ पे मैं कह दूं 2 प्रश्न मुझे नहीं आ रहे तो आप लोग पूरी बुक खोजोगे, मुझे पता है। बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो अच्छा लगता है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी?
तो ये आक्रामक की नीति गड़बड़ हो गया है। आक्रामक नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी, अफगानिस्तान के पति ना, हाँ लॉर्ड लिटन सही। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? अगर इन कालखंडों में देखें हम, सबसे दीर्घ कालखंड देख लीजिए। कर्जन जो है 1899 से 1905 तक, 5 से साल, लगभग 7 साल मान लीजिए। डफरिन जो है 80 से 84, डफरिन का कार्यकाल 80 से 84, 4 साल रहा। लॉर्ड में वो 69 से 72 तक रहा, 3 साल रहा, ठीक है। और हार्डिंग जो है 10 से 16 तक रहा, 1910 से 16 तक रहा। तो इसका कम होता है, कर्जन का ज्यादा होता है, तो कर्जन ए आंसर आप लगा दीजिएगा। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई। सशक्त की गई किसके समय में पूछ रहा है? स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं 1882 में रिपन, क्योंकि रिपल का कालखंड ही था तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है, और कोई हो जाए। भारत में स्थानीय स्वायत्त को शासन को प्रोत्साहित करने का काम किसने किया है? फिर से वही प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। किसने स्थानीय स्वायत्त शासन को करने का काम किया है? तो रिपन ने किया है। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में आया था, ये 1883 में आया था। किससे संबंधित था? प्रश्न ये है, किससे संबंधित था? 1883 में आया था, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। इल्बर्ट ये यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई योग्यताओं को हटाने के लिए आया था क्या? जो जातिगत अयोग्यताएं, भेदभाव वगैरह थी यूरोपीय लोगों ने, उसके आधार पर यह किया गया था, ध्यान रखिएगा। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, ये हुआ था रिपन के समय में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम रिपन के समय में आया था। ये पिछले वीडियो में किसमें हम बताए हैं, शायद पॉलिटी वाले में हमने बताया है। पहला फैक्ट्री अधिनियम 1881 में आया था, ध्यान रखिएगा। उसमें महिला और बच्चों की कार्यावधि से संबंधित है। ये निम्नलिखित में विचार कीजिए और आप समझ जाएंगे। देखिए इसमें प्रश्न को जरा ध्यान से आपको पढ़ना है। यहां पे बात जो हो रही है ना, इसमें औद्योगिक कामगारों के लिए, जबकि जो 1881 का फैक्ट्री अधिनियम आया था स्पेशली वो हथकरघा और कपड़ा मिल से संबंधित था। तो पहला यहाँ पे पूरी तरह गलत हो जाता है। दूसरा, NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में सफल थे, तो बी आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में किसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है? ये भी प्रश्न अभी तो आप करे हैं, कितनी बार करेंगे, तो सरल हो जाएगा। किसने किया था? रिपन ने किया था। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। युग्मों को देख लीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा तभी कीजिएगा। स्थानीय स्वशासन देखिए यहाँ पर लिटन लिकुटार रिपन है, तो पहले ही सुमेलित नहीं हो गया। सहायक संधि बेलेजली, अपहरण डलहौजी, स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस। निम्नलिखित में सही उत्तर दीजिएगा। इसमें देखिए, इसमें आपको मिलान करना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मिलान फटाफट कर लेना है। कोई इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आप मिलान नहीं कर पाएंगे, लेकिन देख लेते हैं फिर भी एक बार जल्दी से। क्लाइव बंगाल में दोहरा शासन लगाने काम। बेंटिक देखिए, मेटकाफ परस्पर प्रतिबंध है। ए का पहले 3 देख लीजिए, कोई ए का 3, सी का ए हो जाएगा, सी का ए हो जाएगा, सी का ए हो गया। कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ, 4 का बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। और बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा है, तो ये आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सुमेलित करना है, फिर से सूची को सुमेलित करना है। इसमें भी कुछ नहीं है सुमेलित करने में। एक आध दो प्रश्न मैं छोड़ूंगा जरूर, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि इसको भी करा दूं, फिर अगला छोड़ा जाए। मिलाइए। डलहौजी ने व्यक्तिगत राज्य हड़प नीति दिया था। डलहौजी ने ही तो राज्य हड़प नीति दी थी। उसके बाद देखिए दूसरा विलियम बेंटिक है, सती प्रथा पर रोक लगाया 1829 में, 28 से 35 इसका कार्यकाल है। रिपन ने स्वायत्त शासन दिया, कर्जन ने बंगाल विभाजन दिया। तो क्या उत्तर बन रहा है? ए बन रहा है।
क्या प्रश्न नीचे है? नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना से सुमेलित है? सुमेलित है पूछा है, बाकी ध्यान रखिएगा। इसमें 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, ये 86 से 93 थे, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। स्थायी बंदोबस्त 1793 में हुआ कार्नवालिस के समय में। एलन बरो के समय में सिंध का विलय हुआ, ये 42 से 44 तक था और 43 में विलय हुआ। आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, देखिए इसमें प्रश्न में थोड़ा सा परेशानी होती है। पुरातत्व सर्वेक्षण की अगर स्थापना की बात की जाए, पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की है? पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कर्जन के समय में हुई। अलग विभाग अगर आएगा तो प्रश्न बदल जाएगा। किसने किसके शासनकाल में हुई पुरातत्व सर्वेक्षण? वो कर्जन है। देखिए आगे प्रश्न आएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूं। पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई, फिर से वही प्रश्न है, फिर से वही प्रश्न है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसके समय में होगी? सीधा सा मतलब है लॉर्ड कर्जन के काल में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्रश्न देखिए, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। अब प्रश्न फंस जाएगा। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है एक अलग विभाग के रूप में 1781 में स्थापित, शायद 71 में स्थापित किया गया, शायद डेट देख लीजिएगा। लेकिन ये कारखंड जो था मेओ का था। इसमें जो ऑप्शन दिख रहा है ना, कर्जन के समय में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। तो अगर पुरातत्व सर्वेक्षण आ जाता तो हम लोग कर्जन लगा देते, लेकिन पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 1871 है, लॉर्ड मेयो का कालखंड है, ये ध्यान रखिएगा। बात समझ गए कि नहीं? इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जब कर्जन ने स्थापित किया पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, तब उस समय जो महानिदेशक बनाया था वो जॉन मार्शल को बनाया था। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए सरकार ने एक अलग विभाग बनाया था, ये ध्यान रखिएगा, ये सही बता रहे हैं। तो इस ऑप्शन में से आप विभाग जब आएगा तो आप सही नहीं करेंगे। अगर पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना आ जाए तब आप कर्जन लगा देंगे। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? देखिए अब यहां प्रश्न आ गया बढ़िया कि जो प्राचीन स्मारक जो संरक्षण एक्ट है किसके शासनकाल में पारित हुआ। देखिए इस तरह के प्रश्न आते हैं तो बढ़िया लगता है कि प्रश्न कुछ है। वो हुआ था कर्जन के समय में, इसीलिए पुरातत्व सर्वेक्षण का श्रेय दिया जाता है, लेकिन विभाग का नहीं। विभाग मेओ के समय में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने करी थी? कर्जन के कालखंड की तुलना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी, औरंगजेब के कालखंड से करी थी। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसके कालखंड में हुई है पूछा जा रहा है। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स है, ये कॉर्प्स है, ध्यान रखिएगा। ये भी हुआ है कर्जन के कालखंड में, कोई दिक्कत नहीं है। 1901 में स्थापित किया गया था। 1901 में का इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स है ये। क्या नीचे प्रश्न है? सब प्रश्न में थकावट तो लग जाती है थोड़ा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए, उनका कालक्रम व्यवस्थित करना है। बढ़िया प्रश्न है, कालक्रमानुसार। देखिए कर्जन जो है 1899 से 1905 तक रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 1899 से 1905 तक कर्जन रहा है, ठीक है। उसके बाद कौन रहा है देख लीजिए। उसके बाद चेम्सफोर्ड का कार्यकाल जो था 1916 से लेकर 1921 तक रहा है, चेम्सफोर्ड का कार्यकाल। हार्डिंग वही बम वाला 10 से 16, 1910 से 1916 रहा है। इरविन का कालखंड 1926 से 1931 रहा है। तो क्या बनेगा? देखिए सबसे पहले अगर हम मिलाएं तो कर्जन हो जाएगा, कहीं है ऑप्शन में, एक है। उसके बाद आप देख रहे हैं 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? असैनिक प्रशासन के संबंध में कौन सा सही है पूछ रहा है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, ठीक है। असैनिक प्रशासन पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाए, दोनों सही है, बी सही है। ए भाई चलो, फूट डालो और राज्य करो की नीति किससे संबंधित है? ये तो आप लोग आंसर दीजिए, हम नहीं दे रहे। इसका आंसर 91 का आपको देना है। 91 का आंसर आप दीजिएगा कि फूट डालो और राज्य करो नीति किसने अपनाई थी।
मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने ये 91 प्रश्न हम इसलिए छोड़ते हैं, मुझे पता चले पूरा वीडियो कौन देख रहा है, एक छोड़ना जरूरी होता है इसीलिए। ठीक, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में होगी कि शांति प्रिय तरीके से इसके मरने में सहायक बन सकूं। ये कहा था कर्जन ने कहा था, कर्जन के अनुसार, ये कर्जन का कथन है ना, शायद किसका कथन है, ये कर्जन ने कहा था कि मुझे विश्वास है कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। हाँ ठीक है, कर्जन ने कहा था, 1900 में कहा था। ठीक है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए किया? कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए किया था, वो किया था लॉर्ड मिंटो ने। लॉर्ड मिंटो ने पहले बार यह काम किया था। निम्नलिखित में भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, यह जरूर याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आरओ के लिए है, वो लॉर्ड रीडिंग था और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, यह ध्यान रखना है आपको। डॉक्ट्रिन लैप्स डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वो कर्जन के समय में आया, जबकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के समय में नहीं आया था। इल्वर्ट बिल रिपन के समय में सही है, ये सही है, ये सही है। आंसर सी हो जाएगा, पहले तो आप आंसर देख लीजिए सी, नहीं तो सब में सही लगा दिया है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइए, मतलब ये वाला गलत है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था वो किसके समय में आया था? लिटन के समय में। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठगी प्रथा का अंत है, दमन है, विलियम बेंटिक के समय में ही हुआ ठगी प्रथा का अंत, कोई दिक्कत नहीं है। इल्बर्ट बिल रिपन है, रिंग फेस नीति वारेन हेस्टिंग है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, फिर लिटन होना चाहिए, कर्जन पूछ लिया है तो डी आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित किया गया है? प्रश्न बढ़िया है। यह हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय, 1910 से 16 तक ये भारत में रहा था। कब से कब तक रहा था? 1910 से 16 तक रहा था। ठीक है, बंगाल विभाजन के बाद संभालने के लिए 1911 में ये सब कांड हुआ था। ठीक है, क्या नीचे प्रश्न है? नहीं है, तो आ जाइए अगले पे। देखिए ये प्रश्न लगा लीजिए, बहुत बढ़िया। जोड़ा मिलाने वाला खूब आरों में आपको देखने को जम के मिलेगा, ध्यान रखना है। जैसे चूक का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लिख दिया है, तो कर्जन तो कोई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कर्जन क्यों होगा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है डलहौजी से संबंधित। किससे है? डलहौजी से संबंधित। बंगाल का विभाजन कर्जन के समय में हुआ है। बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव ने लगाया है। सामाजिक सुधार करने का काम विलियम बेंटिक ने किया है। तो उत्तर क्या बनेगा? ए का 3, बी का 1, बी का 1, सी का 2, सी का 2, आंसर सी हो जाएगा। 100 नंबर। संभलपुर फिर से वही मिलाने वाला आ गया है, कहिए तो छोड़ दे, लेकिन चलिए बता देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे ज्यादा क्वेश्चन छोड़ दिया गया। आपको खुद ही कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। संभलपुर का विलय कब हुआ गया? 49 में। सतारा 48 में हुआ। अवध 56 में हुआ। झांसी 53 में हुआ। यहाँ 54 लिखा है, 53 होना चाहिए, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बी आंसर हो जाएगा। तो चलिए 100 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हो सकता है 200-250 प्रश्न ला दें, लेकिन थोड़ा यहाँ पे शोर है इसलिए अभी नहीं ला रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।